और ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे शेयर करें। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास अनगिनत वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। अफसोस सिर्फ इतना है, कुछ कहानियाँ इतनी उजागर कर दी गई हैं कि जिनका कोई सानी नहीं है। वहीं कुछ कहानियों को जो वीरता से भरी पड़ी हैं, उन कहानियों को इतिहास के पन्नों में वो उचित स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ कहानियाँ जिनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है या जिन्हें हमारे सामने बहुत ही कम लाया जाता है, ऐसी ही कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। गढ़वाल की रानी कर्णावती की कहानी, जिसके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जब भी हमारे हिंदुस्तान के इतिहास की महिलाओं की बारी आती है, उनका नाम आता है, तो हमारे सामने रजिया सुल्तान का नाम आता है, हमारे सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। लेकिन ऐसी ही रानी गढ़वाल रानी कर्णावती है, उसके बारे में हमें विरले ही सुनने को मिलता है। गढ़वाल रानी कर्णावती की भी शौर्य गाथा कुछ कम नहीं है, जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए मुगलों से भरपूर लोहा लिया था। गढ़वाल किंगडम को बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। गढ़वाल राज्य एक स्वतंत्र राज्य था जो हिमालय के क्षेत्रों में था और 800 के आसपास इसकी स्थापना कनकपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कनकपाल के द्वारा। अगर आज हम ये इलाका देखना चाहें तो संभवतः ये इलाका आज का उत्तराखंड है, वहाँ माना गया है। 1350 के आसपास गढ़वाल राज्य के राजा अजयपाल थे। कहते हैं इन्होंने लगभग इस समय 52 किलों पर कब्जा किया और इनका साम्राज्य काफ़ी वैभवशाली और शक्तिशाली हो गया था। इनकी राजधानी देवलगढ़ थी। कहते हैं जब यहाँ के राजा महिपत सिंह थे, तब उन्होंने यही देवलगढ़ को हटाकर गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी है वो श्रीनगर कर दी थी। ये श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे का श्रीनगर था। अगर तात्कालिक इतिहासकारों की माने तो उस समय इनके पास यानी गढ़वालों के पास गोल्ड, तांबा, सीसा आदि की खानें थी और इन्हीं की वजह से कहते हैं कि ये साम्राज्य वो वैभवशाली और शक्तिशाली बन सका। और ये एक तरफ से रिवर से भी घिरा हुआ था, यानी इसके चारों तरफ रिवरों का इलाका था, यानी नदियों का इलाका। इसके आसपास की रिवर की बात करें तो भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, सोना नदी, ये इसकी आसपास की नदियां थी और इन नदियों से काफ़ी कुछ इनको प्राप्त होता था और ये इनके वैभव में अपना ही अलग ही स्थान रखता था। धन धान्य की यहाँ कोई भी कमी नहीं थी और जो महिपत सिंह यहाँ के राजा थे, उन्हीं महिपत सिंह की रानी का नाम था कर्णावती, जो कि एक बहुत ही बहादुर रानी थी। बहादुर राजा की बहादुर रानी, क्योंकि महिपत सिंह है उनका भी लगभग जीवन है वो युद्धों के अंदर ही बीता था और उन्हीं की तरह उनकी रानी कर्णावती भी एक बहादुर रानी थी। माना जाता है कि रानी जो कर्णावती थी वो कांगड़ा की राजकुमारी थी और कांगड़ा इस समय तक देखिए मुगलों के अधीन में आ चुका था। अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्णावती को मुगलों के बादशाह शाहजहां से टक्कर लेनी पड़ी। तो देखिए टक्कर बड़ी ही दिलचस्प थी। कहते हैं जब शाहजहां शासक बने तो उन्होंने आसपास के तमाम राजाओं को अपने राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित किया था, बुलाया था। लेकिन इस समय गढ़वाल के राजा महिपत सिंह थे और जब महिपत सिंह के पास ये संदेशा पहुंचा तो उन्होंने इसे अपनी स्वतंत्रता के लिए घातक माना या यूँ माना ये तो उनकी स्वतंत्रता पर एक हमला है। जो दूत शाहजहां का संदेश लेकर गढ़वाल गया था महिपत सिंह के पास, उस दूत की काफ़ी आलोचना महिपत सिंह के द्वारा की गई और इसी बात के कारण मुगलों और गढ़वाल साम्राज्य के बीच कटुता आ गई, या यूँ कहें कि राजा महिपत और शाहजहां के रिश्तों में कटुता आ गई थी। इस समय राजा ने यानी शाहजहां ने गढ़वाल साम्राज्य के वैभव के बारे में
और वहाँ की माइंस यानी खदानों के बारे में, जो खनिजों की थी, सोने की थी, उसके बारे में भी सुना और वो उनको प्राप्त करने के लिए लालच था। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि जब राजा महिपत सिंह है वो एक युद्ध के अंदर कुमाऊं में थे, उस वक्त 1631 में युद्ध के दौरान ही महिपत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये गढ़वाल साम्राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इनकी मृत्यु के समय इनका बेटा पृथ्वीपत शाह था, जो कि 7 साल का था, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी गद्दी तो उसको सौंपी जानी ही थी। इसलिए पृथ्वीपत सिंह है जैसा है वो 7 साल की उम्र के अंदर राजा बनते हैं। रानी कर्णावती अपने पुत्र की संरक्षिका बनती है और जब ये छोटा पुत्र राजा बनता है तो छोटे राजा को देखकर आसपास के राज्य भी सिर उठाने लगते हैं और इन राज्यों से रानी कर्णावती को लोहा लेना पड़ता है। और इन्हीं लोहा लेने के दौरान रानी कर्णावती है वो अपने आप की प्रतिभा है वो स्थापित कर देती है या सबके सामने साबित कर देती है और वहाँ आसपास के इलाकों में रानी कर्णावती का नाम भी गूंजने लगता है। अपने राज्य की सुरक्षा करने के साथ साथ रानी कर्णावती ने अपनी जनता की रक्षा के लिए या उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रयास किए और कहते हैं अपने राज्य के आसपास अनेक नदी, नाले, बांध, तालाब, जलाशय आदि का निर्माण करवाया और खेती की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ताकि सिंचाई यदि लोगों को मिल सकेगी तो खेती बहुत ज़्यादा हो सकेगी और लोगों की सुख समृद्धि के लिए ये काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास होगा। इसलिए उन्होंने इस कृषि और सिंचाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। 1638 के लगभग कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चांद बनते हैं और तब स्थितियां कुछ अलग ही हो जाती हैं। बाज बहादुर चांद है वो एक हिंदू राजा थे, इसलिए इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। लेकिन ये बाज बहादुर है वो मुगलों के सांस्कृतिक कल्चर यानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए इन्होंने अपने दरबार के अंदर मुगल कल्चर को अपना रखा था और अपने निर्माण कार्यों के अंदर भी उन्होंने मुगल कल्चर को जगह दी थी। बाज बहादुर है वो गढ़वाल पर अटैक करते हैं, लेकिन ये कई बार अटैक करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि कांगड़ा के जो नजाबत खान गवर्नर थे उनको भी बाज बहादुर ने गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकलता और रानी कर्णावती अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम होती है। बाज बहादुर जब नवजापत खां को गढ़वाल साम्राज्य पर आक्रमण के लिए तैयार करते हैं, उसको लालच देते हैं और उसे बताते हैं कि उसे सिरमौर का साथ भी मिलेगा, इसके अलावा उसे चांद बहादुर का साथ मिलेगा और मुगलों की टुकड़ी का भी उसे साथ मिलेगा। लेकिन नजापत खां क्या करते हैं, वो मुगल बादशाह शाहजहां से बातचीत करते हैं और शाहजहां तो किसी मौके की तलाश में ही था जिसे उसे अपने अपमान का बदला लिया जा सकता था, यानी वो इस बात को अपमान समझ रहा था कि गढ़वाल साम्राज्य उसके अधीन नहीं आया या उसने उसकी अवहेलना कर दी थी, तो उस अपमान को वो बदला लेना चाहता था। अब मुगलों का सहयोग पाकर लगभग 30,000 की सेना लेकर नजापत खां है वो गढ़वाल साम्राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां हरिद्वार के पास पहुंच जाते हैं। रानी कर्णावती चाहती तो मुगलों से समझौता कर सकती थी, लेकिन उसने समझौते की बजाय युद्ध करने का निर्णय लिया जो उसकी साहसिकता का प्रतीक था। तात्कालिक घटनाक्रम के बारे में मनुची ने लिखा है कि जब मुगलों की या नजाबत खां की फौज जब आगे बढ़ रही थी तो रानी ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो एक हद तक उनको बढ़ने देना चाहती थी। जहां तक रानी ने प्लान बनाया था वहां तक जब उस मुगलों की या नजाबत खां की संयुक्त सेना आ पहुंची तो रानी ने अपना युद्ध कौशल दिखाया और उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब नजाबत खां के नेतृत्व में आई हुई सेना ना तो आगे बढ़ सकती थी और ना ही पीछे लौट सकती थी। इस प्रकार के घेरे में उसको कर्णावती के द्वारा घेर लिया गया था। इस घेरे से नजाबत खां घबरा जाते हैं क्योंकि ना तो उनके पास दूसरी सेना आ सकती थी और ना ही उनके पास राशन वगैरह आ सकता था, तो वो सप्लाई रुक जाती है तो बड़ी हालात खराब हो जाते हैं और बाद में नजाबत खां रानी कर्णावती के पास शांति संदेश भेजते हैं। रानी का उनसे समझौता आसानी से हो सकता था और चाहती तो रानी उन सबको वहां
जाने से रोक सकती थी, सबको वहां मार सकती थी। लेकिन रानी ने एक ऐसी शर्त उनके सामने रखी जिसको सोचकर ही इतिहास का एक शख्स अलग ही भाव से भर जाता है। रानी ने उनके सामने शर्त रखी कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नाक को काटकर रख के जाना पड़ेगा। अब मुगल फौज के पास दूसरा कोई चारा नहीं था और मजबूरन उन्हें वापसी के लिए या जिंदा रहने के लिए अपनी नाक कटवानी पड़ती है। और नाक काटने के बाद उनको उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो सेना जब वापस मुगल साम्राज्य में पहुंचती है या बादशाह शाहजहां के पास पहुंचती है तो शाहजहां को बहुत गहरी चोट लगती है कि मुगल साम्राज्य के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। शाहजहां गुस्से में पागल हो जाते हैं और गढ़वाल की तरफ कई अभियान भेज देते हैं, जिसमें अरीज खान अभियान लेकर जाते हैं, खलीलुल्लाह खान जाते हैं। लेकिन ये भेजे गए शाहजहां के कोई भी अभियान कामयाब नहीं हो पाते। रानी कर्णावती किसी को कामयाब नहीं होने देती। दरअसल रानी कर्णावती एक बहुत ही शानदार टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। कई सैनिकों को बारिश आने तक वहां रोक के रखती थी और धीरे धीरे जब यहाँ बरसात के साथ साथ बर्फबारी हो जाती थी तो यहाँ का मौसम है वो उन सैनिकों के लिए पर्याप्त या काम का नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में या तो उनको भागना पड़ता था या ऐसी स्थिति में कर्णावती के द्वारा वहाँ क्षेत्र में अटैक करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था या भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इस प्रकार एक के बाद एक मुगलों के अभियान असफल पर असफल होते चले गए। इस प्रकार रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से साथ ही साथ अपने साम्राज्य की भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मुगलों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा और अपनी धाक जमा दी थी। इस समय के इतिहास के बारे में मनुची की रचना, ट्रेवरनियर की रचना, बर्नियर की रचना, शाहनवाज खान की रचना आदि की रचनाओं से हमें जानकारी मिलती है और इस कहानी को, इस घटनाक्रम को उन्होंने अपने लेखन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन अपने सैनिकों के साथ होने वाली घटना के कारण शाहजहां ने इस रानी को नाक कटी रानी के नाम से संबोधित किया, इसलिए रानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, अपने शौर्य, अपनी वीरता, अपने तपबल और अपने भौगोलिक स्थिति की, अपने सूझबूझ की जानकारी प्राप्त करते हुए या इसका इस्तेमाल करते हुए अपने राज्य को मुगलों से इसने अक्षुण्ण रखा, बचाए रखा। इस प्रकार एक महिला होते हुए भी मुगलों जैसे विशाल साम्राज्य से अपने राज्य को अक्षुण्ण रखने, बचाए रखने के लिए जो कार्य रानी कर्णावती ने किया, शायद ही वो कार्य एक कमजोर श्रेणी का था। वो बहुत बड़ा विशाल काम था जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत भूमि के वीर को एक गौरवान्वित करने वाला क्षण था या गौरवान्वित करने वाली बात थी। लेकिन इस रानी के बारे में इतिहास में ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। हालांकि ये महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और देश के उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जिन लोगों ने अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की, कर गुजरने की ठानी है। या यूं कहें, रानी कर्णावती अपने आप में एक गौरव गाथा है जिसको हमें फिर से देखने की आवश्यकता है और इतिहास के पन्नों में इसे खंगालने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।